इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस इन मोशन को, यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं जी, हमारे पास जो है अगर किसी मटेरियल में से जो है वो नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो सर्टेन एरिया में से पास कर रहे हों विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं जी करंट फ्लो कर रहा है इस मटेरियल में से। और हम करंट को डिफ़ाइन करते हैं डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी से, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है सर्टेन मटेरियल में से, उसे हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है जी हमारे पास वो है जी एम्पेयर। अब मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं जो कि करंट को फ़्लो करवाने की वजह बनते हैं। जैसे कि मेटल्स में हमारे पास फ्री जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एज अ चार्ज कैरियर जो है वो फ़्लो करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो है हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जिसकी वजह से करंट जो है वो फ़्लो करता है। और गैसेस में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स और आयन के कम्बिनेशन से जो है हमारे पास करंट जनरेट होता है। अब ये जो हमारे पास करंट है इन जनरल अगर आप देखें तो किसी भी वायर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ़्लो करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। लेकिन कन्वेंशनली हम जो है करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो हमारे पास दो किस्म का करंट हो गया, एक हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो कि इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो की वजह से है और उसकी डायरेक्शन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। जबकि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। अब इन जनरल हम जो कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं करंट के लिए, हम हमेशा जो करंट की डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो करंट है जी ये किस तरह से किसी भी मेटल के अंदर फ़्लो करता है। ये करंट हम किस चीज़ का नाम जो है करंट जो है ना कहते हैं, और वो जो फ़्लो है वो किस तरह से पॉसिबल होता है। तो इन जनरल किसी भी मेटल के अंदर जो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हर वक्त जो है हर सिमत में मूव कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो मोशन है वो इन जनरल रैंडम मोशन है किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की। अब मेटल में क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं जी, उसमें जो है हमारे पास जो है एटम्स भी हैं जिनका ये इलेक्ट्रॉन का भी हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही मेटल की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरी मेटल के अंदर जो है वो एज अ सी जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं रैंडमली। अब ये जो अगर आप देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रैंडमली जो है वो मेटल के अंदर मूव कर रहे हैं। कोई लेफ़्ट वर्ड जा रहा है, कोई राइट वर्ड जा रहा है। लेकिन अगर आप नेट इनकी जो है वो मोशन की बात करें तो नेट जो मोशन है वो ज़ीरो है। तो मेटल में इस वक्त हमारे पास जो नेट करंट होगा वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर आप इस मेटल के पीस को जो है वो किसी बैटरी के साथ या करंट सोर्स के साथ जो है अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सब के सब नियरली जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब ये जो इनकी मूवमेंट है ये नेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पे करंट होगा लाजमी तौर पर। अब जी अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि करंट जो है जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। नेक्स्ट जी, अब जब ये अपनी जो मोशन है ये स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में है हमारे पास जो है ये वो जो एटम्स हैं एटम जो है उस मटेरियल में हमारे पास मेटल के अंदर उससे टकराएंगे, जिससे जो है ना स्टार्ट में कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे फ्लो जो है वो स्मूथ होता चला जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। देन जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं, जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो है मेटल में फ़्लो करते रहते हैं। और ये टिपिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास किसी भी मेटल में वो है जी हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और ये हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अब अगर आप जी चाहते हैं कि इस मेटल में से जो है वो स्टैटिक करंट जो है वो फ्लो करता रहे, यूनिफॉर्म करंट जो है वो फ्लो करता रहे, तो आपको ये करना होगा
कि आपको इस पीस ऑफ वायर के क्रॉस जो है वो यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है। जब तक वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एक तरतीब के साथ जो है वो होता रहेगा। अब कुछ सोर्सेज ऑफ करंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जी हम किस किस्म की डिवाइसेस जो हैं जिनको हम एज अ सोर्स ऑफ करंट जो है वो ले सकते हैं। जी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे, एक जगह पे हाई पोटेंशियल हो, दूसरी जगह पे लो पोटेंशियल हो, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चार्जेस के फ्लो का सबब बनेगा, और वही वो जो चार्जेस जो हैं वो जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो करेंगे तो उसे हम करंट कहते हैं। अब हमारे पास जो है जितने भी किस्म के सोर्सेज अवेलेबल हैं वो इन जनरल नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको सेल नज़र आ रहा है, सेल जो है उसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के क्रॉस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है हमारे पास जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब जी हमारे पास ये जो सेल्स हैं ये दो किस्म के हैं, सेल प्राइमरी हो सकता है, सेल सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि नॉन रिचार्जेबल सेल्स आर प्राइमरी सेल्स। इसके अलावा जिनको आप चार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं वो है जी हमारे पास सेकेंडरी सेल्स, और ये सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि नेक्स्ट और जो हम जो है करंट सोर्स यूज़ करते हैं उसमें है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्मोकपल्स जो है वो हीट एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और सोलर सेल जो है वो डायरेक्टली सनलाइट को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो करेगा या किसी भी सर्टन रीजन में से करंट फ्लो करेगा तो उसकी जो है कुछ सर्टन उसके इफेक्ट्स हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है जी इस रीजन में से और इस पर्टिकुलर जो है डिवाइस में से करंट फ्लो कर रहा है। अब सबसे पहला इफेक्ट जो है करंट का वो है जी उसका हीटिंग इफेक्ट। अब कि अगर किसी पीस ऑफ वायर में से करंट हाई फ्लो कर रहा है और उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आर है और टाइम टी के लिए करंट फ्लो करता है, तो वो जो वायर जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं जूल्स लॉ से, और उसकी वैल्यू है जी I²RT। ये इन जनरल जूल्स लॉ है जिसमें हमें ये पता लगता है कि जी करंट की वजह से कितनी एनर्जी जो है वो जनरेट होगी हीट की फॉर्म में, तो वह जी हमारे पास I²RT। अब ये जो हीट है इसको हम डिफरेंट जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जो है इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसमें इस हीट को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें इस हीट को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं जिसमें इस इलेक्ट्रिसिटी का ये जो इफेक्ट है उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट जो है करंट का वो है जी हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि अगर किसी पीस ऑफ वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग में लाजमी तौर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है कि जी जहाँ पे भी करंट होगा उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगी। ये नेचर का फिनोमेना है। अब इसके अलावा हमारे पास है जी केमिकल इफेक्ट, यानी कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं जो है इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि आपको जो है एक सेल नज़र आ रहा है, केमिकल सेल जो है ये, इसमें हमारे पास जो है ये प्रोसेस है जी हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जिसमें हमारे पास एक कॉपर की प्लेट है जिसको हमने एनोड यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ जिसे हम एनोड कहते हैं। दूसरा है जी हमारे पास एक स्पून है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है जिसे हम कैथोड कहेंगे। अब ये जो हमारे पास सेल है इसके अंदर जो हम जो सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो कॉपर सल्फेट है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और इसमें जो सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और ये जो सेल है इसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। और ये जो आप इस वक्त का जो पर्टिकुलर प्रोसेस देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम एक एलिमेंट जो है हमारे पास एक लो वैल्यू वाली हमारे पास जो है मेटल है उसके ऊपर हम जो है वो लेयर एक जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे एक ऐसी मेटल की जो बेहतर है
तो इस प्रोसेस को हम जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो हमारे पास सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अब उसमें हमारे पास कॉपर आयन होंगे, सल्फेट आयन होंगे, और ये जो कॉपर और सल्फेट आयन है, करंट की वजह से हमारे पास जो है कॉपर आयन जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाएगा और स्पून के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। अब कॉपर जो है अगर वो स्पून की तरफ जा रहा है और जो है वो उस पर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, तो नंबर ऑफ कॉपर आयन जो है वो सोल्यूशन में उनकी मिकदार जो है वो कम हो जाएगी, जिसको पूरा करने के लिए जो है वो एनोड से जो है वो कॉपर आयन जो है वो सोल्यूशन में जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से वो जो बैटरी है वो करंट को फ्लो करवाने का सबब बनेगी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो जी और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो होगा। अब ये हमारे पास जो है ये करंट का केमिकल इफेक्ट है कि जी करंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है जिसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स के ऊपर और कैलकुलेशन करते हैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की। तो जी वो है हमारे पास ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ सिंपली क्या है कि जी हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर जो आपकी बैटरी का वोल्टेज है V और जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अगर सिस्टम की और सर्किट की जो है फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। अब फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि जी फिजिकली कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, उसकी शेप सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसी फिजिकली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर्किट पे तो हमेशा V जो है वो I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको यहाँ पर हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा डिपेंड करेगी हमारे मटेरियल की नेचर पे, इसके अलावा उसकी डिमेंशन पे यानी कि उसकी शेप पे, और जो फिजिकल स्टेट है कि जी आपने प्रेशर कितना मेंटेन किया हुआ है, आपने टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। अब रेजिस्टेंस खुद है क्या चीज़? रेजिस्टेंस जो है इन जनरल वो मेजर ऑफ ऑपोजिशन है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, यानी कि अगर किसी चीज़ में से करंट फ्लो कर रहा है यानी कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उन्हें कितनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है अपने फ्लो में, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आपने जो है वो मेटालिक में देखा जी, मेटल के अंदर देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उन्हें जो है वो एटम्स के जो रीजन्स हैं उनके पर्टिकुलर रीजन्स में से फ्लो करना पड़ता है और वो वहाँ पे टकराते हैं, कोलिजन्स होता है, और वो जो कोलिजन है वही इन जनरल जो है वो रेजिस्टेंस को हमारे पास यहाँ पे करस्पॉन्ड करता है। अब हमारे जो मटेरियल्स हैं वो दो तरह के हैं, जो है कुछ ओहमिक मटेरियल्स हैं यानी कि उनके लिए हमारे पास ओहम्स लॉ होल्ड करता है, और कुछ जो है वो हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। अब जो ओहमिक मटेरियल्स हैं उनमें अगर आप देखें तो हमेशा करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है, करंट हमारे पास वाई एक्सिस पे है, वोल्टेज जो है हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अगर इनका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आए तो हम कहेंगे कि जी हमारी जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और हमारा जो डिवाइस है हमारी वो ओहमिक है। लेकिन अगर हमारा जो ग्राफ है I और V के दरमियान वो स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि किसी भी वजह से कर्व आ जाए या उसमें बैंड आ जाए तो हम ये कहेंगे ये जो डिवाइस है इसमें करंट और V के दरमियान जो है यानी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और ये हमारी डिवाइस जो है ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। जैसे कि फिलामेंट और डायोड के लिए हमारे पास जो ग्राफ हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहते, इस वजह से हमारे जो फिलामेंट और डायोड हैं ये दोनों जो हैं ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। अब अगर हम मुख्तलिफ रेजिस्टेंस को कम्बिनेशन में यूज़ करें, जैसे कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में कंबाइन है कि जी हमारे जो रेजिस्टेंस है वो R1 बिल्कुल साथ ही जो है वो हमारे पास R2 है, और इसी तरह से हैंड बाय हैंड जो है नेक्स्ट हमारे पास R3 है। और आप अगर इनकी नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, हम तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारा करंट है वो सीरीज़ में हमेशा सेम रहता है, यानी कि R1 में से भी I करंट फ्लो करेगा, R2 में से भी I करंट फ्लो करेगा, R3 में से भी I करंट फ्लो करेगा। जबकि जो वोल्टेज है सीरीज केस के अंदर हमेशा डिवाइड होगा, यानी कि R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 होगा, R2 के क्रॉस V2 होगा, और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास V3 होगा। जबकि जो पैरेलल सर्किट्स हैं जिसमें हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो आमने सामने है, देन हमारे पास जो है आप देख सकते हैं जी R1 है, R2 है और R3 है और करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट है ये जब जंक्शन A पे पहुंचेगा तो A से ये डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में,
I1 यानी कि जो R1 में से पास करेगा, I2 जो R2 में से पास करेगा, I3 जो R3 में से पास करेगा। लेकिन जो वोल्टेज है इन तीनों के क्रॉस वो हमेशा सेम होगा पैरेलल सर्किट में। और अगर आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा हम रेसिप्रोकल्स को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है। रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी, अब ये रेजिस्टिविटी क्या है जी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वायर है जिसकी लेंथ है जी हमारे पास L और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो इस वायर है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। अब अगर आप इस जो है प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिससे हमारे पास रिलेशन बन जाता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। अब यहाँ पे जो रो है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मेटल की जो है उसकी नेचर और उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी कि है तो ये कांस्टेंट लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट है। जैसे इसकी आयरन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, किसी भी किस्म की आयरन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, इस तरह से कॉपर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी और जितने भी किस्म की कॉपर आप यूज़ करेंगे, कॉपर वायर यूज़ करेंगे उसके सब के लिए रेजिस्टिविटी जो है ये कांस्टेंट है। लेकिन आयरन के लिए और है, कॉपर के लिए मुख्तलिफ है, यानी कि नेचर अगर चेंज हो जाएगी हमारे पास वायर की तो रेजिस्टिविटी जो है वो वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है। अब जी ये रेजिस्टिविटी है क्या चीज़, तो अगर आप यहीं से देखें तो अगर रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये जो वायर है इसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम कितना हो गया जी इस वायर का 1 मीटर क्यूब। तो जी अगर आप यहाँ पे L की जगह 1 और A की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाएगी रो यानी कि डेंसिटी की। यानी कि हम ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी वायर के 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। 1 मीटर क्यूब जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब रेजिस्टिविटी के अलावा हमारे पास जो है और रेजिस्टेंस के अलावा हम दो और टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं जिसको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कहते हैं। अब कंडक्टेंस जो है वो इन जनरल हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्स है, जबकि जो कंडक्टिविटी है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है। और जो ऐसा यूनिट है हमारे पास कंडक्टेंस का वो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MHO से या MHO, और इसका जो एक और यूनिट जो कंडक्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है वो है जी हमारे पास साइमंस। इन जनरल इनके जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो हैं वो इन्वर्स से कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कि अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो कंडक्टेंस का जो है वो 1/ओहम जो है वो होगा। इसी तरह से अगर जो है वो रेजिस्टिविटी का आप यूनिट कंडक्टिविटी का यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो रेजिस्टिविटी का यूनिट का जो है वो इन्वर्स होगा। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास कि जी अगर टेम्परेचर वेरी किया जाए तो क्या इस टेम्परेचर की वेरिएशन से मटेरियल की कंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? तो जो मेटल्स के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो एटम्स हैं जिनमें से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्लो कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो क्या हमारा जो सॉलिड है उसमें जो एटम्स हैं क्या वो हमेशा रेस्ट पे होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो एटम्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए यानी कि अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कर रहे होते हैं उस मटीरियल के अंदर। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है उस पर्टिकुलर एटम का वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब वो जब वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो वो जो एरिया है जिस एरिया के अंदर कोलिजन होना था इलेक्ट्रॉन का और उस एटम का वो बढ़ गया। पहले जो है हमारे पास नियरली एटम्स जो है वो रेस्ट पे थे, यानी कि वो वाइब्रेट कर रहे थे लेकिन उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर की वजह से हमारे पास उनकी एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ गई। अब
वो जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे और फ्लो करने नहीं देंगे। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जी टेम्परेचर के बढ़ाने से कुलेयन क्रॉस सेक्शन जो है वो एटम का इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि जिस रीजन के अंदर उस एटम ने इलेक्ट्रॉन से टकराना है वो बढ़ गया है, तो क्या होगा जी, वो ज़्यादा टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है और कंडक्टेंस जो है वो कम हो गई है। अब इस टेम्परेचर के इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं जी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारे पास इक्वल होता है जी RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू टी के। यहाँ पे T जो है वो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर को कोरिस्पॉन्ड करता है, और अगेन हम इसको जो है केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 273 को ऐड करते हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आ जाता है जी रिलेशन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाएगी तो अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि RT माइनस R0 जो है ये रेजिस्टेंस है 0 सेंटीग्रेड पे, और RT जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है सर्टेन टेम्परेचर पे। तो अगर RT ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है जी, अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, और अगर RT कम होगी तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव होगा। हमारे पास जो है एक बुक में एक चार्ट है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, उनकी कंडक्टिविटी और उनकी रेजिस्टिविटी के साथ दिए गए हैं। अगर आप उसमें देखें तो जिन एलिमेंट्स के लिए हमारे पास अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है वो इन जनरल मेटल्स हैं, यानी कि मेटल्स के लिए टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टेंस कम हो जाती है। जबकि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका ताल्लुक स्पेसिफिकली फोर्थ ग्रुप के साथ है, जिसमें हमारे पास कार्बन शामिल है, सिलिकॉन शामिल है और जर्मेनियम शामिल है, इनके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि जी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके लिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो आसान हो जाता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट्स में, जिसमें से एक जो है सबसे सिंपलेस्ट जो रेजिस्टेंस है जिसको हम जो है वो कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं वो है। अब ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है इसको बनाने के लिए हम सिंपली एक सबस्ट्रेट लेते हैं जो कि कोई भी सिरेमिक रॉड है, उसके ऊपर जो है हम कार्बन की एक प्रॉपर लेयर जो है वो बना देते हैं, और वो जो कार्बन की लेयर जो है उस सिरेमिक रॉड पे वो कार्बन रेजिस्टेंस का काम करती है। अब आपको स्क्रीन पे एक कार्बन रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जिसके ऊपर मुख्तलिफ कलर पैटर्न से हम उसकी रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट कलर है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस की डिजिट को करिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन का नंबर हमारे पास जो है वो 5 है, तो जी हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 होगा। सेकेंड कलर अगर हमारे पास जो है वो वायलेट है तो उसका जो हमारे पास नंबर होगा वो 7 होगा। इसके अलावा जो थर्ड कलर है वो 0 मल्टीप्लायर्स को रिप्रेजेंट करता है, जी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए। तो थर्ड कलर जो है वो हमारे पास रेड है जिसका नंबर 2 है, तो हमारे पास जो है वो जो कार्बन रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो 5700 होगी। और जो लास्ट पे हमारे पास फोर्थ बैंड है वो कोरिस्पॉन्ड करता है टॉलरेंस को। अब ये टॉलरेंस किसे कहते हैं जी, कि हमारी जो रेजिस्टेंस है उसमें जो पॉसिबल वेरिएशन आ सकती है एक्चुअल वैल्यू से उसे हम टॉलरेंस कहेंगे कि जी अगर ये जो हमारे पास वैल्यू है इस वक्त आपने कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस की वो 5700 है, तो इसमें जो टॉलरेंस है वो डिफाइन कर रहा है फोर्थ बैंड, और ये फोर्थ बैंड है ये सिल्वर है। और अगर हमारी जो टॉलरेंस है वो अगर फोर्थ बैंड जो है वो सिल्वर कलर का हो तो टॉलरेंस 10% होती है, और अगर जो है हमारे पास ये जो फोर्थ बैंड है ये गोल्ड कलर का हो तो टॉलरेंस जो है वो 5% होती है। और अगर हमारे पास जो है फोर्थ बैंड हो ही ना देन हमारी जो टॉलरेंस है वो 20% के करीब होगी, यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस है वो सबसे लो क्वालिटी की रेजिस्टेंस है, जिसमें जो फ्लक्चुएशन है वो 20% तक अकर कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो और सिंपल एक रेजिस्टेंस का सोर्स है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट में वो है जी रियोस्टेट। अब ये जो रियोस्टेट है ये एक जो है ये एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके 3 बेसिक टर्मिनल्स हैं, ए, बी और सी टर्मिनल। ए और बी टर्मिनल जो हैं ये हमेशा फिक्स रहते हैं, जबकि जो सी जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग टर्मिनल है, जो कि जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं ए से बी तक।
नेक्स्ट, अब ये जो ए से बी तक हमारे पास क्या है, ए से बी तक जो है ये वायर है एक, जो कि स्पेसिफिक वायर है, मैग्नेटिक वायर है, जो कि जनरल मुख्तलिफ अलॉयस, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से यानी कि अलॉय से बनती है। अब इस वायर को हमने रोल किया हुआ है ए से बी तक, तो ये जो वायर है जो ए से बी तक जो है सर्कुलर फॉर्म में रोल है जी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस को करस्पॉन्ड करती है ए और बी के दरमियान, और हम इस ए और बी के दरमियान सी को जिस भी पोजीशन पे एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप जो है अपने रियोस्टेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर, तो हम क्या करेंगे, हम जी एक टर्मिनल ले लेंगे ए और दूसरा टर्मिनल ले लेते हैं सर्किट के लिए सी। अब आप अपनी रेजिस्टेंस को ए से सी के दरमियान वेरी कर सकते हैं। अगर ये जो हमारा टर्मिनल है सी ये ए के करीब होगा तो हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर ये जो सी टर्मिनल है ये स्लाइड करता हुआ बी की तरफ जाएगा तो जैसे जैसे ये लेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी तो हमारी जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो भी वेरिएबल होती चली जाएगी। तो यही चीज़ जो है हम रियोस्टेट में इस्तेमाल करते हैं जी, रियोस्टेट को कि जी हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस जो है ये ए से बी तक स्लाइड करते हुए सी टर्मिनल की वजह से वेरी करती चली जाती है। इस नेक्स्ट रियोस्टेट को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब पोटेंशियल डिवाइडर में हम अपने जो फिक्स टर्मिनल हैं ए और बी, उसके उनके क्रॉस जो है वो हम एक पोटेंशियल सोर्स को अटैच कर देते हैं। जैसे कि जी हमने एक बैटरी लगा दी है ए और बी के क्रॉस। अब ए और बी का जो टोटल पोटेंशियल है वो इस ए और बी के क्रॉस डेवलप हो गया है। अगर हमारे ये जो वी बैटरी है इसका जो वोल्टेज है ये 9 वोल्ट है, तो इस वक्त हमारे पास ए और बी के क्रॉस है ये 9 वोल्ट जो है वो जो है डेवलप है। अब देन आप जो है इस 9 वोल्ट को डिवाइड करना चाहते हैं और अपने सर्किट को जो कि सी और बी के क्रॉस अटैच है वेरी करते हुए वोल्टेज देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे जी, सी को स्लाइड करेंगे इस ए और बी के क्रॉस और हम जो है वोल्टेज जो है वो वेरी करते हुए डिवाइड करते हुए बी और सी के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल दे सकते हैं। अब होगा क्या जी, अगर आपका ये जो सी टर्मिनल जो है ये मूव करेगा ए की तरफ तो हमारा जो पोटेंशियल है वो वेरी करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और अप टू 9 वोल्ट तक जो है ए के क्रॉस हमारे पास पोटेंशियल है। और अगर सी जो है वो कम होता हुआ बी की तरफ आएगा तो हम जो वोल्टेज जो है जो बी और सी के क्रॉस दे रहे हैं जो कि इक्वल है हमारे पास वी बी सी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर इंटू वी के, यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो स्मॉल रेजिस्टेंस को कॉरिस्पॉन्ड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वोल्टेज जो है वो सी और बी के क्रॉस जाएगा। तो जी अगर ये जो R है ये हमारी स्मॉल है, यानी कि B और C जो हैं वो उनमें जो स्लाइडिंग है, C जो हमारा टर्मिनल है वो B के करीब है, तो कम वोल्टेज जो है वो B और C के दरमियान जा रहा होगा। अगर ये C जो है ये स्लाइड करता हुआ A की तरफ जाता है तो वोल्टेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा अप टू मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो आपका C अगर A तक चला जाता है तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो हमारे पास आउटपुट पे डिलीवर हो रहा होगा। इस तरह से हम वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं जो है इस जो है पैटर्न के साथ जो है इस कम्बिनेशन के साथ सर्किट को अटैच करके। नेक्स्ट इसके अलावा जो हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं वो है जो हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं, उसे हम यूज़ करते हैं। अब ये जो थर्मिस्टर्स हैं ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं, यानी कि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर और हीट के ऊपर डिपेंड करती है। और इन जनरल जितने भी हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं ये मुख्तलिफ शेप्स में है, मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना इनकी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। ये जनरली इन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स से बनाए जाते हैं, यानी कि इन्हें हम जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से इन्हें हम तैयार करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें हम फिर कुछ अलॉयज़ जो हैं वो भी ऐड करते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐड करते हैं जिसमें मैंगनीज शामिल है, निकल शामिल है, कोबाल्ट शामिल है, कॉपर शामिल है और आयरन शामिल है। इसके अलावा इन थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इन जनरल टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और आज तक जो लोएस्ट टेम्परेचर हमने इनको यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया है वो जी हमारे पास अप टू 10 केल्विन तक हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सके हैं इन्हें इस्तेमाल करते हुए। फिर ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं। टेम्परेचर सेंसर से क्या मतलब है जी, इनको हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जहाँ पर हमें टेम्परेचर को मेजर करना जो है वो रिक्वायर और उनको सेंस करना हो जी कितना टेम्परेचर है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो टेम्परेचर मेजरिंग इन जनरल डिवाइसेस हैं, यानी कि इनमें हम रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट जी हमारे पास जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हम दो जो है वो किसी लोड के क्रॉस, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से फिर उसमें से जी करंट फ्लो करता है। ये जो सारा सेटअप है, इसमें जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो जी इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर को डिफ़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले वर्क को डिफ़ाइन करेंगे। और वर्क इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जी हमारी जो बैटरी जो है वो काम करती है चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करवाने के लिए। अब जी वो जो काम होगा जो बैटरी करेगी चार्ज पर, डेल्टा क्यू चार्ज है, उसको बैटरी जो है वो एनर्जी दे रही है, उस पर काम कर रही है ताकि वो जो मूव करे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के क्रॉस। अब जब ये जो चार्ज है ये रेजिस्टेंस में से पास करता है और लोड में से पास करता है। रेजिस्टेंस इन जनरल लोड को कोरिस्पॉन्ड करती है कि जी जब वो लोड में से या रेजिस्टेंस में से पास करेगी तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। वो जो एनर्जी जो हमें बैटरी ने दी थी वो रेजिस्टेंस के क्रॉस से यूज़ होगी और फिर वो जो चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल तक जो है ना, ऑपोजिट टर्मिनल तक पहुंच जाता है। अब इसमें सारे दौरान जो वर्क है वो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम वर्क को डिफाइन करेंगे जो बैटरी कर रही है, डेल्टा W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। और अगर आप यहाँ पे करंट का रिलेशन यूज़ करें I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आ जाएगी P इज इक्वल टू VI वोल्टेज इंटू करंट। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I स्क्वायर R, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे ये जो पावर है ये कौन सप्लाई कर रहा है जी? ये वो बैटरी दे रही है, और वो बैटरी जो है वो पावर देती है चार्ज को, और वो जो चार्ज है वो फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। अब ये जो पावर की सप्लाई है ये हमारे पास बैटरी कर रही है, लेकिन जब ये चार्ज सर्किट में मूव करता है तो सेम पावर जो है वो डेसिपेट भी हो रही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी पावर जो है वो बैटरी देगी सेम उतनी पावर जो है वो यूटिलाइज होगी सर्किट में, डेसिपेट होगी, और वो जो चार्ज है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की जो हैं वो पावर्स हैं। एक वो पावर जो चार्ज को बैटरी देती है ताकि चार्ज जो है वो फ्लो कर सके, और दूसरी पावर वो है कि जब वो चार्ज सर्किट में मूव करता है तो जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जो है हमारे पास जो है वो पावर डेसिपेशन को कोरिस्पॉन्ड करती है। और जितनी पावर दी जाएगी उतनी ही पावर जो है वो यूटिलाइज भी होगी हमारे पास सर्किट में। अब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्या है? अब सिंपली कि जी EMF जो है ये वो जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो बैटरी सप्लाई करेगी ताकि चार्ज जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कर सके। जबकि जो V पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो डेसिपेट हो जाती है जब चार्ज जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। यानी कि E जो है ये वो एनर्जी है जो बैटरी देगी, और V जो है ये वो एनर्जी है जो लॉस हो जाती है जब चार्ज जो है वो किसी लोड में से पास कर रहा हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जो है आप जो है अपनी डेली रूटीन के लिए फूड इस्तेमाल करते हैं, तो फूड जो है वो इन जनरल आपकी वो एनर्जी है जो कि आप अचीव करते हैं अपने काम करने के लिए। तो फूड जो है वो हमारी EMF है। जबकि जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जब वो कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई मुख्तलिफ किस्म का प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, तो उसके दौरान जो हमारी एनर्जी यूज़ होगी वो इन जनरल यहाँ पे जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कोरिस्पॉन्ड करती है। अब EMF एक कॉज है, अगर EMF नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। EMF होगी तो देन हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फैक्ट जो है वो हमारे पास अपीयर होगा। इन जनरल EMF जो है वो हर सेल की होती है, उसके ऊपर मेंशन होता है जी ये 1.5 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उसी वक्त अपीयर होगा जब आप अपने सर्किट को जो है वो सर्किट को मेंटेन करते हुए उसको किसी लोड के क्रॉस लगाते हैं, तो जो लोड के क्रॉस जो एनर्जी ज़ाया हो रही होती है पर यूनिट चार्ज, वो हमारे पास जो डेसिपेट हो रही है, जो यूज़ हो रही है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। अब मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी जी हमारी आउटपुट पे? तो मैक्सिमम पावर सिर्फ उसी वक्त डिलीवर होती है अगर आपकी जो है वो हमारे जो सर्किट की रेजिस्टेंस R है वो हमारी जो सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है उसके इक्वल हो जाए, और जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं E² डिवाइड बाय 4R से। नेक्स्ट
हम ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं अपने सिंपल सर्किट्स के लिए, जिसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ जो रेजिस्टेंसेस हैं और जो नंबर ऑफ़ बैटरीज़ हैं वो कम तादाद में है, सिंपल सर्किट है, एक लूप है। लेकिन अगर हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लेक्स होता चला जाए, उसमें नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व हो जाए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक सोर्स जो है वो बैटरीज इन्वॉल्व हो जाए, इसके अलावा जो है लूप्स की तादाद बढ़ती चली जाए, देन हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट बन जाएगा। उसके लिए फिर हम ओहम्स लॉ को यूज़ सिंपली नहीं कर सकते, तो देन हम यूज़ करेंगे जी किरचॉफ रूल्स को। अब किरचॉफ जो है उसने हमें सर्किट्स के लिए दो रूल दिए हैं। पहला है जी हमारे पास करंट रूल। अब करंट रूल जो है वो इन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कोरिस्पॉन्ड करता है, और ये रूल क्या कहता है कि जी अगर किसी पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट, जिसको नोड कहते हैं, वहाँ पर जो है कोई करंट, सर्टन करंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर I1, I2, I3 जो है वो एक सेंट्रल नोड पर इकट्ठा हो रहा है, और देन उस पॉइंट से फर्दर आगे जो है करंट फ्लो करते हैं, तो जितना करंट उस पॉइंट पर इकट्ठा होगा उतना ही करंट आगे की तरफ फ्लो करके जाएगा। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जितने चार्जेस जो हैं I1, I2 और I3 से आ रहे हैं नोड पे, उतने ही चार्जेस फर्दर आगे फ्लो कर जाएंगे। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो इक्वल होगा I4 प्लस I5 के। इसे हम जो है वो किरचॉफ करंट रूल कहते हैं, जो कि इन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कॉरिस्पॉन्ड करता है। देन हमारे पास सेकंड है जी वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल जो है उसमें हमारे पास जो है ये इन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कॉरिस्पॉन्ड करता है कि एनर्जी जो है वो पूरे सर्किट में हमेशा कंजर्व रहेगी। अब इसमें हमारा सिंपली ये रूल है क्या कि जो टोटल वोल्टेज चेंजेस हैं किसी भी सर्किट में वो हमेशा क्या होते हैं जी, वो उनका सम जो है वो ज़ीरो होगा जी। टोटल चेंज जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जी जो आपके पास नंबर ऑफ़ बैटरीज़ हैं उनमें से कौन सी बैटरी जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे कि जो आपको सर्किट में नज़र आ रहा है, इसमें हमने ये सपोज किया है कि हमारी E1 जो है वो E2 से ग्रेटर है। अब इस E1 को E2 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है जी, हम इस E1 के अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा जो करंट जो हमारे पास जो है लूप 1 में करंट होगा, सेम करंट जो है वो हम E1 से डिफाइन करते हुए सेकंड लूप में भी हमारे पास सेम जो है करंट की डायरेक्शन वही रहेगी। हर लूप में करंट तो डिफरेंट है, I1 है, I2 है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा जो है हैवी सोर्स ऑफ बैटरी हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिफाइन करते हैं। तो वो हमारे पास आ गई है। देन अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ये जो पर्टिकुलर एक लूप में हो रहा है। अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो ये जी, हम EMF को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज के साथ। देन अगर आपने रेजिस्टेंस के क्रॉस वर्क डन कैलकुलेट करना है तो देन हम क्या करेंगे जी, वो जो हमारा EMF है वो जो है वोल्टेज जो है वो हमारे पास हो जाएगा IR के इक्वल, और चार्ज उसी तरह से हमारे पास डेल्टा Q होगा। अब अगर आप जो है टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो पूरे सर्किट में आप ये कहते हैं जी वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंगली जो टोटल चेंज है वो ज़ीरो होगा, तो देन हम इस वोल्टेज रूल को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे जी, हम जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट लेंगे और अगेन एक लूप के अंदर हम दोबारा उसी पर्टिकुलर पॉइंट तक वापस आएंगे, और जितने एनर्जी चेंजेस होंगे उनको हम ऐड अप करते चले जाएंगे, और वो सब के सब एनर्जी चेंजेस जो हैं वो नियरली वो ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जी जितने लूप्स होंगे उतनी इक्वेशंस होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप को देख लेते हैं जो क्या है जी हमारे पास ABED। तो ABED में मैं A से जो है अगर हम करंट के फ्लो की बात करें तो जब वो रेजिस्टेंस R1 में से गुजरेगा, तो जब भी करंट जो है वो रेजिस्टेंस R में से गुजरेगा एनर्जी जो है वो लॉस होगी, तो उस लॉस को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको कि आ जाएगी हमारे पास -I1R1। देन ये जो करंट है ये R3 में से पास करेगा, अगेन एनर्जी लॉस होगी जिसको रिप्रेजेंट किया गया है -I1R3 के साथ। फिर ये जो R3 है इसका ताल्लुक दोनों लूप्स के साथ है, लूप 1 और लूप 2 के साथ। तो ऐसी जो रेजिस्टेंस जो हो जो मिडल में वाक़ हो जी, जो दोनों के साथ इसका कनेक्शन हो, तो उसमें हमारे पास जो है एक सेकंड टर्म भी आती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है I2R3। ये जो है ये हमारी हमेशा प्लस होगी
फर्स्ट लूप के लिए जो सेकंड लूप का फैक्ट है उसे हमने प्लस के साथ ऐड करना है, जो है ना प्लस के साथ लिखना है, यानी कि I2 R3। और इन जनरल इसकी वजह ये है कि जो I2 है वो हम I1 की ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, इसलिए ये हमारे पास जो है ये प्लस I2 R3 आता है। दैन हमारा जो सर्किट है वो आगे की तरफ चलेगा, तो हमारे पास जो है जो थर्ड जो कंपोनेंट है इस लूप में वो हमारे पास E1 है। तो E1 से करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो अगर आप देखें करंट की डायरेक्शन में तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो लो पोटेंशियल यानी कि लो एनर्जी और हाई पोटेंशियल और हाई एनर्जी, तो आप जी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं, एनर्जी में गेन आता है, इसलिए E1 जो है उसके साथ आपको प्लस साइन नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट लूप की इक्वेशन जो है हमारे पास बन गई है टोटल जी। तो ये जो टोटल एनर्जी चेंज है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। इस तरह से आप सेकंड लूप की इक्वेशन जो है वो भी बना सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट लेते हुए, जैसे कि BCFE लूप को इस्तेमाल करते हुए जो है सेकंड लूप की इक्वेशन जो है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, तो उसके लिए हम सिंपल एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है वो यूज़ करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में हम वोल्टेज जो रूल है हमारे पास किरचॉफ का, उसे यूज़ करते हुए ये जो ब्रिज के फॉर्म में जो रेजिस्टेंसेस अटैच हैं R1, R2, R3 और R4, इनमें से अगर कोई हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस है जिसका आपको पता नहीं है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जी हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि नो करंट विल फ्लो थ्रू गल्वानोमीटर। कोई जो करंट है वो गल्वानोमीटर में से फ्लो नहीं करेगा। अच्छा जी, अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो IG जो है वो 0 है। अब IG की वैल्यू को 0 सेट करते हुए हम एक रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस हासिल कर लेते हैं, जिसको फिर इस्तेमाल करते हुए हम अननोन जो रेजिस्टेंस है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो रेशो है हमारे पास वो ये है जी R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। ये जो हमेशा इसकी जो रेशो है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है जी, R1 को आपने R2 पे डिवाइड करना है, वो बराबर होगा आपने R3 को R4 पे डिवाइड कर देना है, ये हमेशा इक्वल होंगे। अब अगर फर्ज करते हैं जी हमारे पास R3 जो है वो अननोन है, आपको R1 का पता है, R2 का पता है, R4 का पता है, आपने R3 कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली आप क्या करेंगे R4 को अपोजिट साइड पे ले जाएंगे, वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैन हम R3 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक पोटेंशियोमीटर जो है हमारे पास एक जो है वो सर्किट एलिमेंट है, उसे हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब जो वोल्ट मीटर है इन जनरल, ऐसे वोल्ट मीटर जो है वो आइडियल वोल्ट मीटर होगा अगर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट हो, यानी कि हम ऐसी डिवाइस को एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनको एज हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं उनकी रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखी जाती है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट के करीब जो है वो होगी। अब हम मुख्तलिफ जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास CRO है, उसमें हमारे पास जो है वो डिजिटल वोल्ट मीटर्स हैं, लेकिन जो सबसे जो चीपेस्ट डिवाइस है जिसको हम सिंपली लैब्स में यूज़ कर सकते हैं वो है जी हमारे पास पोटेंशियोमीटर। तो हम उसको आगे उसको जो है ना वो देखते हैं जी पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो सर इन जनरल पोटेंशियोमीटर जो है ये एक वायर इन जनरल है जिसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली जो है हम वोल्टेज मेजर करते हैं। अब सिंपली पोटेंशियोमीटर क्या है, एक वायर है जिसकी पर्टिकुलर लेंथ है और वो जो लेंथ है वो उसकी रेजिस्टेंस को कोरिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम पोटेंशियोमीटर को एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो वायर है उसकी वो A से B तक एक्सपैंड जो है हमारे पास वायर है, और उसमें C जो है वो हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल है। अब हमारे पास A से B तक वायर है, उस पर C जो है वो स्लाइड कर रहा होता है, और C की पोजीशन को एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी जैसे हमारे पास रियोस्टेट है, लेकिन इसकी जो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा जो है रियोस्टेट से डिफरेंट होता है। अब जी होगा क्या, हमारा जो वायर है ये जो A से B तक है उसके क्रॉस C टर्मिनल जो है जो स्लाइड कर रहा है, हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली आपको जितनी रेजिस्टेंस चाहिए A और C के दरमियान आप स्लाइड करते हुए स्मॉल r को अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर सकते हैं और उसे जो है वो अपने सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, A और B जो कि टोटल रेजिस्टेंस को कॉरिस्पॉन्ड करता है उसके क्रॉस आपने एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर देना। अब वो जो E वोल्टेज सोर्स है इसकी EMF जो है इसका जो वोल्टेज है वो A और B के दरमियान डेवलप हो जाएगा। और अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है स्मॉल वोल्टेज इस
इससे जो है वो आगे डिवाइड करके हासिल कर लें, तो आपको क्या करना होगा, हम A और C के दरमियान, ये जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और वो जो वोल्ट मीटर है वो हमें ये बताएगा कि आप मैक्सिमम और मिनिमम कितना वोल्टेज जो है वो हासिल कर सकते हैं A और B के अक्रॉस। अब अगर आप C को मूव करेंगे A की तरफ तो वोल्ट मीटर जो है वो लो वैल्यू शो करेगा, और अगर आप C को B की तरफ लेके जाते हैं तो क्योंकि A और C में रेजिस्टेंस R जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज जो है वो V जो है वो शो कर रहा होगा। अब अगर टोटल वोल्टेज जो लगाया गया है A और B के क्रॉस अगर वो 9 वोल्ट है, तो जब C A की तरफ जाएगा तो वोल्टेज जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा, 7 6 5 4 3 2 1, और अगर C जो है वो B की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज जितना भी पोटेंशियोमीटर जो है जितना आपने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो आता चला जाएगा। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए हम लैब्स में अननोन EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अननोन EMF कैलकुलेट करने के लिए हम जो सर्किट यूज़ करते हैं उसको जो सर्किट डायग्राम है उसकी वो दिखाई गई है कि यहाँ से A और B जो है ये हमारा पोटेंशियोमीटर है जो कि रेजिस्टेंस को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है A और B के दरमियान। उसकी जो टोटल लेंथ है वो रेजिस्टेंस कैपिटल R को रिप्रेजेंट करती है, और A और C के दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब हम क्या करते हैं जी, हमें एक अननोन EMF जो है वो कैलकुलेट करनी है जिसको EX से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम जो है इस EX को इस तरह से जो है वो पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे कि इसका जो EX का जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो A के साथ कनेक्टेड है वो उसका जो वो जो है वो हमारी जो गिवन EMF है E जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है। इसके अलावा हमेशा हम वही EMF कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो गिवन EMF है उससे स्मॉल हो, यानी कि EX हमेशा स्मॉल होगा, E हमेशा जो है वो लार्जर EMF के साथ होगा। देन अगर आप जो है वो C को स्लाइड करें A से B के क्रॉस, आप C जो है उसे आप A पे रख देते हैं और A से जो है आप उसे B की तरफ स्लाइड करना शुरू करते हैं। जैसे आप उसको B की तरफ स्लाइड करेंगे देन आप क्या नोट करते हैं कि गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जिस C पॉइंट पर जाकर आप ये नोट करें कि हमारा जो गैल्वानोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो हो गई है, यानी कि हमारा जो है नल पॉइंट जो है वो आ गया है कि जी अब हमारे गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, देन उस लेंथ को हम कोरिस्पॉन्ड करते हैं स्मॉल r से, और उस जो अगर आप पोटेंशियोमीटर पे वो लेंथ लें तो वो हमारे पास L स्मॉल l से कोरिस्पॉन्ड करती है। देन हम अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं जी EX इज इक्वल टू R डिवाइड बाय कैपिटल R से इंटू E। अब यहाँ पे जो स्मॉल r है वो पोटेंशियोमीटर पे लेंथ स्मॉल l को कोरिस्पॉन्ड करेगा, और जो कैपिटल R जो टोटल रेजिस्टेंस है वो टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर पे डिपेंड करेगी, जो कि जी हमारे पास होगा कैपिटल L से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। देन जी हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए स्मॉल l हमारे पास नल पॉइंट से आ जाएगी, देन हम जो है वो अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर मुख्तलिफ EMF सोर्सेज हैं तो हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले EX की जगह पर E1 अटैच कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्मॉल l 1 आ जाएगा। देन हम उसको रिमूव करके कोई और EMF सोर्स जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं वो अटैच कर देंगे अपने सर्किट में, तो हमारे पास E2 आ जाएगा, और उस E2 के क्रॉस जो नल पॉइंट होगा उसके लिए हमारे पास जो लेंथ होगी वो L2 आ जाएगी। देन हम जो है दोनों सोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं रेशो लेके, E1 डिवाइडेड बाई E2 जो है वो इक्वल होगी L1 डिवाइडेड बाई L2 से। इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन जो हैं वो अचीव कर सकते हैं।